29 जनवरी 2024 का दिन टीवी मीडिया में खबरें चलती हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हैं। इसका कारण था ईडी की जांच और पूछताछ। क्या हेमंत सोरेन लापता हो गए? लेकिन अगले ही दिन हेमंत सोरेन जांच एजेंसी ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होते हैं। ईडी द्वारा कुछ घंटे की पूछताछ के बाद ही हेमंत सोरेन राज्यपाल के पास जाते हैं और अपने इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पिछले सालों में मोदी सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने विपक्षी विधायकों और सांसदों को अरेस्ट किया था। फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया और फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों जैसे फारूक अब्दुल्ला, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत आदि के पीछे ईडी छोड़ दी जाती है और अब एक मुख्यमंत्री यानी सीएम हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि अगर विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो जांच क्यों ना की जाए? आखिर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने से किसको दिक्कत हो सकती है? वहीं दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का उपयोग भ्रष्टाचार के बहाने विपक्ष को मिटाने के लिए किया जा रहा है? जिस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, राजस्थान से लेकर केरल तक विपक्षी नेताओं के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों को छोड़ा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं को खुली छूट दी जा रही है। आरोपी नेताओं द्वारा भाजपा ज्वाइन करने पर जांच रोक दी जा रही है। वैसे में सवाल उठता है कि आखिर ईडी की आड़ में सरकार की अंतिम मंशा क्या है? क्या भारत के समूचे विपक्ष पर संकट आ चुका है या सरकार इतनी ईमानदार है कि एक एक भ्रष्टाचारी को जेल में डाल रही है? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। म्यांमार, पाकिस्तान, रूस और थाईलैंड जैसे देशों में जब तानाशाह आए तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले विपक्ष को खत्म किया। झूठे मुकदमे लगाकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया या विपक्षी नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। विपक्ष खत्म होने के बाद सत्ता को चुनौती नहीं मिलती, एक छत्र राज होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में भी इसी पैटर्न पर काम हो रहा है? सबसे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। ईडी भारत में आर्थिक मामलों और आर्थिक अपराधों की जांच एजेंसी है, जैसे ब्लैक मनी के मामले या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले। ये एजेंसी फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के अंदर आती है, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर आती है। यही ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक कथित जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। हेमंत सोरेन को मालूम था कि ईडी उनको गिरफ्तार करने वाली है और उनको यह भी मालूम था कि गिरफ्तारी के पीछे असल वजह झारखंड में उनकी पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली सरकार गिराना है। इसलिए ईडी के पास जाने से पहले ही हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई और इस बैठक में तय हुआ कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में उनके परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता माना जाए। हेमंत सोरेन नहीं चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पार्टी को तोड़कर कहीं महाराष्ट्र की तरह ही भाजपा अपनी सरकार न बना ले। इसलिए हेमंत ने सबसे पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हेमंत के इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी के नेता यानी चंपई सोरेन अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, जिनमें हेमंत की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1 और सीपीआई एमएल लिबरेशन पार्टी के पास 1 है। ये चारों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इस तरह इंडिया गठबंधन के पास झारखंड की 81 सीटों में से 48 सीटें हैं। वहीं भाजपा के पास मात्र 26 सीटें हैं और भाजपा के गठबंधन एनडीए के पास कुल 32 सीटें हैं। साफ है, इंडिया गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत था। वहीं भाजपा को बहुमत के लिए 10 सीटें और अरेंज करनी थी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह रही कि जब हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल से बहुमत साबित करने का वक्त मांगा तो कमाल की बात यह रही कि चंपक सोरेन पर बहुमत होने के बाद भी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार बनाने के लिए या बहुमत साबित करने के लिए वक्त ही नहीं दिया। वहीं कुछ दिन पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की पार्टी राजद से नाता तोड़ते हुए सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो शाम तक दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। यहां राज्यपाल ने इसलिए तत्परता दिखाई कि कहीं तेजस्वी यादव इधर उधर से विधायकों को इकट्ठा करके बहुमत साबित ना कर दें। वहीं झारखंड में राज्यपाल ने इस तरह से दिखाया जैसे वे चिर निंद्रा पर चले गए। हालांकि चौतरफा जन दबाव के बाद 30 घंटे के बाद जाकर राज्यपाल ने चंपक सोरेन को सरकार बनाने का न्योता
दिया। झारखंड प्रकरण से साफ देखा जा सकता है कि जहां बिहार में संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल ने इतनी तत्परता दिखाई, वहीं झारखंड में राज्यपाल महोदय चिर निंद्रा में चले जाते हैं ताकि भाजपा को कुछ समय मिल जाए, विधायकों को तोड़ा या खरीदा जा सके और भाजपा की सरकार बनाई जा सके। दरअसल राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही होती है। प्रधानमंत्री की सहमति पर राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल एक तरह से राज्य में केंद्र सरकार के एक एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार के एजेंट की जगह राज्यपालों ने भाजपा के एजेंट की तरह काम करना शुरू कर दिया है। संवैधानिक पदों की मर्यादा बची ही नहीं है। इसका कारण ये भी है कि अधिकतर राज्यपाल भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भाजपा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसी तरह बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी गोवा से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। यही कारण है कि जिस वक्त राज्य में संवैधानिक संकट आता है और जिस वक्त निष्पक्षता की सबसे अधिक जरूरत होती है, उस वक्त राज्यपाल भाजपा की गोद में बैठकर सोचते हैं। हेमंत सोरेन के मामले में खबरें ये भी थी कि बीजेपी हेमंत सोरेन पर एनडीए गठबंधन पर यानी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन ये दबाव में नहीं आते और जेल में जाना चुनते हैं। अब तक विपक्ष के मंत्रियों और सांसदों को निपटाया जा रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ईडी के माध्यम से मुख्यमंत्रियों को ही निगल जा रही है। इधर दिल्ली में भी ईडी ने कथित शराब घोटाला फाइल खोल रखी है। इस मामले में ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 के दिन गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने भी माना था कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन जब जब केस कमजोर पड़ता दिखता है तो ईडी किसी नए आदमी को अरेस्ट कर लेती है। मनीष सिसोदिया के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद यानी संजय सिंह को गिरफ्तार किया। इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री विपक्ष मिटाओ योजना के तहत अगले लाभान्वित अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के मामले में ऊपर से देखने पर यह लगता है कि ये भ्रष्टाचार के मामले हैं, करप्शन के मामले हैं। जांच तो होगी ही, गिरफ्तारी तो होगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी असली सच्चाई आपको आगे पता चलेगी। आप भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसी भी तरफ से गिन लीजिए, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, केवल वहीं पर ईडी के केस चल रहे हैं। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें गिर गई हैं और भाजपा की सरकारें बन गई हैं, वहां भी विपक्ष के ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ केस चल रहे हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए भारत के नक्शे में ऊपर से यानी जम्मू कश्मीर से लेकर शुरू करते हैं। आज जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। फारूक अब्दुल्ला पर बीसीसीआई और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को फंड देने में कथित अनियमितता के मामले में जांच चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की ही पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी कथित जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले में जांच चल रही है। इसी तरह हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ मानेसर लैंड डील मामले में जांच चल रही है। वहीं बगल के राज्य राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के खिलाफ कथित एम्बुलेंस घोटाले में जांच चल रही है। राजस्थान के ही बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ गोमती रिवर फ्रंट मामले में कथित भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। इसी तरह बिहार में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ IRTC और नौकरी के बदले जमीन में विवाद मामले में जांच चल रही है। थोड़ा बगल में जाएं तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी महादेव गेमिंग ऐप और कोयला परिवहन और शराब की बिक्री सहित कई मामलों में ईडी की जांच चल रही है। यही हाल दक्षिण भारत में भी है। तेलंगाना राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। रेड्डी की 2015 के एक मामले में जांच हो रही है। उन पर कथित रूप से टीडीपी के फ्लोर लीडर रहते हुए विधानसभा में एक मनोनीत एमएलए को टीडीपी के पक्ष में वोट डालने के लिए 50 लाख रुपए का आरोप है। वहीं केरल के सीएम पिनियारी विजयन के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। अप्रैल 2021 से ईडी उनके पीछे लगी हुई है। उनका तो करीब 3 दशक पुराना मामला खोला गया है। साल 1995 में जब वो बिजली मंत्री हुआ करते थे, तब का मामला चलाया जा रहा है। उन पर आरोप है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए कनाडा की कंपनी एसएनसी लावलिन को एक ठेका देने में भ्रष्टाचार किया गया था। इसी तरह आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी के खिलाफ भी कई केस चल रहे हैं। ईडी ने साल 2015 में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर
जांच शुरू की थी। लेकिन चूंकि जगन रेड्डी अब बीजेपी के पक्ष में हैं, इसलिए जांच की गति स्वतः ही धीमी हो जाती है। इसी तरह असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे कई ऐसे नेता हैं जो पहले विपक्ष की पार्टियों में थे, भाजपा ने उनके पीछे ईडी लगा दी। भाजपा में ज्वाइन करने के बाद उन पर दबाव बनाया गया और जब वे बीजेपी में आ गए तो जांच का तापमान कम कर दिया जाता है, या कहें कि पूरा चूल्हा ही बंद कर दिया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा आज भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन वे हमेशा भाजपा में नहीं थे। पहले हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन साल 2010 से ही इनके मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से अनबन चलने लगती है। इधर मई 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है, लेकिन इससे पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम शारदा चिट फंड घोटाले में आ जाता है, जिसकी जांच कर रही थी सीबीआई। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के कारण जुलाई 2014 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगले ही महीने अगस्त 2014 में हेमंत बिस्वा शर्मा के गुवाहाटी वाले घर पर सीबीआई ने छापा मार दिया। इसके बाद ही भाजपा गुवाहाटी के वाटर सप्लाई स्कैम के लिए भी हेमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी कहती थी, लेकिन साल 2016 में होने जा रहे असम विधानसभा चुनावों के पहले ही अगस्त 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा ज्वाइन कर ली। और इसके बाद मालूम नहीं जांच कहां चली जाती है, कहां सीबीआई गई, कहां ईडीआई गायब हो गई। जिसे भाजपा भ्रष्टाचारी कहा करती थी उसे ही असम का मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने ऑपरेशन चलाया। दरअसल साल 2014 में पत्रकार सैमुअल मैथ्यू ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और फरहाद हकीम ऑन कैमरा लाखों की रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मामले को नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस के नाम से जाना जाता है। इस स्टिंग को साल 2016 में पब्लिश किया गया, यानी बंगाल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जारी किया गया। अंततः साल 2017 में इस केस की जांच ईडी और सीबीआई को सौंप दी जाती है। ये जांच इस तरह चलती ही रही, लेकिन फिर आ जाते हैं साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव। लेकिन इससे पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय दोनों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। हालांकि इसके बावजूद ममता बनर्जी ये चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन कमाल देखिए, इसके कुछ ही दिनों के बाद सितंबर 2021 में ईडी ने नारदा स्टिंग मामले में चार्जशीट फाइल की और इस चार्जशीट में टीएमसी नेता फरहाद हाकिम और सुब्रता मुखर्जी जैसे नेताओं का नाम आया, लेकिन इस चार्जशीट में ना तो शुभेंदु अधिकारी का नाम था और ना ही मुकुल रॉय का। ये दोनों ही नेता अब बीजेपी में हैं, जबकि इस स्टिंग ऑपरेशन में दोनों ही नेता रिश्वत लेने के लिए राजी हुए थे। लेकिन चूंकि अब वे भाजपा में आ चुके हैं, इसलिए अब दोनों ही भ्रष्टाचारी ना होकर देशभक्त नेताओं में कन्वर्ट हो चुके हैं। स्पष्ट है, भाजपा सरकार की दिलचस्पी भ्रष्टाचार को खत्म करने में नहीं है, बल्कि विपक्ष को खत्म करने में है, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में है। कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट नेताओं के समर्थन में नहीं है। भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाए बिना भी दंडित किया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करती तो उसकी प्रशंसा होती। जिस तरह ईडी विपक्षी नेताओं के पीछे छोड़ी हुई है, अगर उस तरह वह सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्रियों के पीछे भी लगाई जाती तो देश भ्रष्टाचार मुक्त भी होता और ये न्यायपूर्ण भी लगता। ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर लोगों का विश्वास बढ़ता, लेकिन ईडी की जांच जिस सेलेक्टिव तरीके से की जा रही है और जिस तरह विपक्षी नेताओं को तोड़कर भाजपा की सरकारें बनवाई जा रही हैं, तो वैसे माहौल में इसमें शक की जगह नहीं बचती कि ईडी का इस्तेमाल पूरी तरह राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। एक भ्रष्टाचारी की जांच एक बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं करवा सकता, उसे न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। नैतिक चीजें अनैतिक होकर सम्मानित नहीं रह जाती। बहरहाल ईडी को विपक्षी नेताओं के पीछे छोड़ना और उनकी गिरफ्तारी करवाना, इन चीजों से अब मोदी सरकार 4-5 कदम आगे बढ़ चुकी है। ऐसे लगता है जैसे भाजपा को अब विधायकों, सांसदों और पार्षदों को खरीदने की जरूरत भी नहीं रह गई है। जब वोट ही बदले जा सकते हैं तो वोट डालने वालों से संपर्क की जरूरत क्या है, उन्हें खरीदने की जरूरत क्या है। अब तो अपने खुद के हाथ से दिन दहाड़े मन मुताबिक नतीजे लाए जा रहे हैं। इसका तत्कालीन उदाहरण चंडीगढ़ मेयर चुनावों में देखा जा सकता है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। 30 जनवरी 2024 के दिन चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव होता है। इस चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। कुल 35 सीटों में से आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद जीतते हैं, यानी इंडिया गठबंधन को कुल 35 में से 20 सीटें मिलती हैं। वहीं बीजेपी के मात्र 14 पार्षद जीतते हैं और पार्षद श्रोमणी अकाली दल से भी एक जीतता है। अब इन सब पार्षदों को मिलाकर एक मेयर को चुनना था।
मेयर के चुनाव में एक वोट वहां के सांसद का भी होता है। चंडीगढ़ से इस समय बीजेपी नेता किरण खैर सांसद हैं। तो इस तरह 14 पार्षद और एक सांसद मिलाकर बीजेपी के पास कुल 15 वोट थे, जबकि कांग्रेस और आम आदमी के पास 20 वोट थे। यानी सीधे सीधे कांग्रेस आपका बहुमत था। इसलिए तय माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन का मेयर चुना जाएगा। एक तरह से यही जनता का मत था। इस बीच मेयर चुनावों के लिए वोटिंग होती है, लेकिन जब नतीजे आए तो खेल पूरी तरह पलट दिया गया। जब चुनाव के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी ने चुनाव के नतीजे घोषित किए तो बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर विजेता घोषित कर दिए जाते हैं। पीठासीन अधिकारी की कलाकारी से नतीजे अपने आप बीजेपी के पक्ष में चले गए। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने जब वोटों की गिनती सुनाई तो बीजेपी को मात्र 16 वोट मिले, जिसमें 15 भाजपा के और एक अकाली दल का माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के वोट सिर्फ 12 बताए गए। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने 8 वोटों को इनवैलिड यानी रिजेक्ट घोषित कर दिया। कमाल देखिए कि बीजेपी का एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। भाजपा और उसके सहयोगी दल के 15 के 15 वोट सही निकलते हैं और विपक्ष के 20 में से मात्र 12 वोट सही निकलते हैं और 8 अमान्य कर दिए जाते हैं, इनवैलिड कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। किस तर्क के साथ इस बात को पचाया जाए? मेयर चुनाव में वोटों की गिनती के बाद के कुछ वीडियो भी बाहर आए। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह जैसे ही चुनाव नतीजों में बीजेपी की जीत का ऐलान करते हैं, केवल 2 सेकंड के भीतर ही उस कुर्सी पर बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज सोनकर को लाकर बिठा दिया जाता है। बैलेट पेपर की छीना झपटी होती है। लोकतंत्र का मजाक बनता दिखता है। मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते जाते हैं कि वोटों की गिनती में धांधली हुई है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता बधाई देने में लग जाते हैं। मूर्खता की अगर 50,000 गोलियां भी रोटी में मिलाकर खिला दी जाएं, तब भी समझ आता है कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने अकेले ही खेल कर दिया है। जब मीडिया द्वारा अनिल मसीह से पूछा गया कि विपक्ष के इतने बड़े लेवल पर वोट इनवैलिड क्यों घोषित किए गए, तो अनिल मसीह का चेहरा देखने लायक था। उनके होंठ हिल रहे थे, आंखें इधर उधर चल रही थी, आत्मविश्वास उड़ा हुआ था। अनिल मसीह ने न्यूज एजेंसी ANI को बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस और आप पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है। ANI को बयान देते हुए अनिल मसीह ने इस घटना की तुलना बिहार में गुंडा राज और बूथ कैप्चरिंग से कर डाली। लेकिन अनिल मसीह ने यह नहीं बताया कि जिन पार्टियों के पास साफ साफ बहुमत था वो चुनाव को प्रभावित क्यों करेंगी। जब अनिल मसीह से पूछा गया कि 8 मतपत्र रिजेक्ट क्यों किए गए, तो उन्होंने बताया कि मतपत्र में कुछ निशान या टिक मार्क नहीं होने चाहिए। जिन मतपत्रों में निशान थे उनको रिजेक्ट किया गया था। अब आप अनिल मसीह का पेन चलाने वाला वीडियो देखिए और अनुमान लगाइए कि टिक या निशान वाली दलील से मतपत्र को अमान्य कर देना कितना आसान हो सकता है। अनिल मसीह जानते थे कि वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह भी जरूर एहसास होगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। आखिर उन्होंने वैसे ही किया होगा जैसा उन्हें निर्देश मिला होगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर जनता के आदेश का क्या हुआ? जब चंडीगढ़ की जनता ने भाजपा को मात्र 14 सीटों पर जिताया और कांग्रेस और आप पार्टी के गठबंधन को 20 सीटों पर जिताया, इसका अर्थ था कि चंडीगढ़ की जनता ने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया है। लेकिन अकेले एक पीठासीन अधिकारी ने जनता की हजारों वोट के आदेश को बदल दिया। इसे समाजशास्त्र की भाषा में क्या कहा जाए? जो सरकार इस लेवल पर जाकर विपक्ष को खत्म कर रही है, क्या तब आपको लगता है कि वे भ्रष्टाचार से लड़ रही है? क्या तब भी आपको लगता है कि विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही जेल में डाला जा रहा है? जनता भी खिलाफ हो जाए तो सत्ता में बने रहने के लिए भी भाजपा ने एक सिस्टम तैयार कर लिया है। ये सिस्टम जनता से भी बड़ा है। जैसे चंडीगढ़ चुनाव को ही लीजिए, जिस पीठासीन अधिकारी ने जनता के फैसले को भी हाँक दिया, वो बीजेपी के नेता भी हैं। अनिल मसीह साल 2018 में बीजेपी के चंडीगढ़ जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अब बीजेपी दफ्तर में उनके स्वागत की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में तैर रही हैं। मसीह चंडीगढ़ नगर निगम के 9 सदस्यों में से हैं जो मनोनीत किए जाते हैं और उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। अब आप लोकतांत्रिक भारत के अमृतकाल का मजा देखिए। बीजेपी का ही पीठासीन अधिकारी बनता है
और बड़े आराम से सीट ना होने पर भी अपना मेयर बनवा देता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की ये वोटिंग पहले 18 जनवरी 2024 को होनी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने बीमारी होने की बात कहकर चुनाव टाल दिया। नई तारीख फरवरी में रखी गई। माना जा रहा है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी अपने पैसे और ताकत के दम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ पार्षद अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चुनाव टालने के खिलाफ आम आदमी पार्टी कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट ने बिना किसी हिंसा के 30 जनवरी को चुनाव कराने के आदेश दिए। अब चुनाव कैसे हुए वो पूरे देश ने देखा। अब कोर्ट उसको कैसे देखता है ये हमको देखना है। पिछले 10 साल में भाजपा ने दर्जनों बार हारने के बावजूद येन केन प्रकारेण दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़कर खरीदकर अपनी सरकार बना ली। साल 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस को बहुमत मिला और सरकार बना ली। कांग्रेस के कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से कांग्रेस के 22 विधायक तोड़ लिए। सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी के निशान पर चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ता है और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। इसी तरह साल 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिलती हैं। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं और इस तरह कांग्रेस बहुमत से मात्र 3 सीटें कम थी। वहीं बीजेपी को महज 21 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस सरकार बनाने के अधिक नजदीक थी। इस तरह मणिपुर के राज्यपाल को विधानसभा में सबसे अधिक सीट लाने वाली लार्जेस्ट पार्टी यानी कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात है कि ऐसा नहीं किया जाता। इस बीच बीजेपी ने कुछ अन्य पार्टियों के विधायकों के साथ मिलकर बहुमत साबित कर दिया और 21 सीट लाने के बावजूद भी सरकार बना ली। मणिपुर और मध्य प्रदेश की तरह ही भाजपा ने गोवा में भी इसी तरह छदम तरीके से सरकार बनाई। गोवा की कुल 40 सीटों में से कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को मात्र 13 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस को इंतजार था कि सरकार बनाने का न्योता उन्हें मिलेगा, लेकिन उधर बीजेपी ने भी फिर चालबाजी कर दी। गवर्नर से मिलकर अल्पमत होने के बावजूद गठबंधन करके सरकार बीजेपी ने बना ली। अल्पमत की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। राज्यपाल को चाहिए कि वो लार्जेस्ट सीट वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएं, लेकिन राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह बिठाया हुआ है कि जब कम सीटें आती हैं तब भी राज्यपाल भाजपा को सरकार बनाने के लिए ही बुलाते हैं, और अगर ज़्यादा सीटें आती हैं तब भी भाजपा को ही सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। ये तो सरकार बनाने की बात रही। महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनाई गई वो तो और भी अधिक खतरनाक और चिंताजनक था। साल 2019 और 2022 के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार जाते ही केंद्र सरकार ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कई नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से जांचें शुरू कर दी। हर हफ्ते किसी न किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई होती। 2 मंत्रियों अनिल देशमुख और नवाब मलिक को तो जेल भी भेज दिया जाता है। विपक्षी नेताओं के पास जेल या बीजेपी 2 ही विकल्प छोड़े जाते हैं। इससे भी बात नहीं बनती तो शिवसेना पार्टी को ही तोड़ दिया जाता है। शिवसेना के इन बागी विधायकों को सूरत और गुवाहाटी में बाड़ेबंदी करके रखा गया और फिर शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बना ली जाती है। महाराष्ट्र के बगल के राज्य कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ। कर्नाटक विधानसभा में चुनाव 2018 में होते हैं। वहां कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने सरकार बना ली, लेकिन 14 महीने तक सरकार चलने के बाद अचानक कांग्रेस और जेडीएस के करीब 17 विधायक मुंबई चले जाते हैं और विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है और इस तरह कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर जाती है। एक बार फिर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब रहता है और भाजपा की सरकार बन जाती है। एक तरह से भाजपा सरकारी संसाधनों और एजेंसियों का इस्तेमाल अपनी पार्टी के निजी फायदे के लिए कर रही है, जो आगे चलकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। विपक्ष और पत्रकारों पर हमले की गति बढ़ा दी जा रही है। विचार और सामान्य लिहाज के मामले में हर बार सरकार एक कदम नीचे जा रही है, जहां तक कि विपक्ष को अपनी रैली तक करने नहीं दी जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बीजेपी शासित प्रदेशों में जाती है तो खूब अड़ंगे लगाए जाते हैं। राहुल गांधी की यात्रा जब असम पहुंचती है तो कई जगह यात्रा को रोका गया, यात्रा पर पथराव हुआ, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। 22 जनवरी 2024 के दिन, यानी जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, उसी दिन राहुल गांधी असम के नगांव में शंकरदेव मंदिर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जाता है। नगांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा पर हमला किया, पत्थर फेंके। राहुल गांधी पर आरोप था कि बीजेपी कार्यकर्ता लाठी लेकर उनकी बस के सामने आ गए। असम के सोनितपुर में भी भगवा और बीजेपी का झंडा लिए हुए लोग यात्रा के आगे आ जाते हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की कार को तो
रोक ही लिया गया। यात्रा में शामिल कैमरामैनों से हाथापाई की कोशिशें की गई। कई जगह यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव भी किया गया, जिसमें कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हुए। राहुल गांधी की यात्रा को असम की राजधानी गुवाहाटी में घुसने तक नहीं दिया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तब जाकर पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई। इसमें भी असम के सीएम और भाजपा नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को जेल भेजने की धमकी दी और उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा ली। ये हाल बना दिया है आज इस देश का। हर दिन राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर कुछ और बंदिशें लगा दी जा रही हैं। क्या यही वो भारत था जिसकी कल्पना हम साल 2013 और 14 में कर रहे थे? हम इस देश के प्रधानमंत्री को भी लोकतंत्र के डंडे के नीचे लाने के लिए जन लोकपाल बिल के लिए लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। फिर एक ऐसी निरंकुशता इस देश पर ला दी जा रही है। विपक्ष विहीन सरकार में जनता का पक्ष कौन रखेगा? अगर राज्यपाल अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चोरों की भूमिका निभाने लग जाएंगे तो हमें चिंतित होना चाहिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह की निर्लज्जता की गई, वह एक नागरिक के रूप में मुझे चिंतित करती है। आप भी इस वीडियो को शेयर करके अपना प्रतिरोध दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगती है तो सिर्फ देख कर ना जाएं, बल्कि इसे शेयर भी करें। मैंने वीडियो बनाकर अपना पत्रकारीय धर्म या एक नागरिक धर्म निभा दिया। आप भी इसे शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके अपना दर्शक धर्म निभाएं। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।